नमस्कार। आज हम खास खबर के स्टूडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत डॉक्टर अनिल पुरोहित से बातचीत करेंगे। डॉक्टर अनिल पुरोहित आप दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ के मामले में काम कर रहे हैं और करीब करीब 50 देशों में, अफ्रीका, अमेरिकाज, यूरोप, इनमें HIV और एड्स से संबंधित क्लिनिक्स और काउंसलिंग का विस्तार किया है। इसके साथ साथ ये स्टैनफोर्ड में स्टेम सेल्स के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये अपना अंतर्राष्ट्रीय अनुभव राजस्थान में लेके आ रहे हैं, और राजस्थान में उस समय पर जब राजस्थान राइट टू हेल्थ जैसा कानून लेके आया है, जिसमें पब्लिक सरकार का खर्चा हेल्थ केयर में बढ़ जाएगा। इस संदर्भ में ये ज्योति स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जहाँ ये CEO हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ हृदय जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, इन सब से टाई अप करके ये एक जन जागरण पैदा कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ जैसे इशू को कैसे रखा जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले डॉक्टर पुरोहित से पूछना चाहूँगा कि पब्लिक हेल्थ और जो मेडिकल केयर है, इनमें क्या फ़र्क है? बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। मेडिकल डॉक्टर एक मरीज को देखता है 1 to 1, और पब्लिक हेल्थ में पूरी कम्युनिटी को अवेयरनेस करते हैं, उनसे बात करते हैं कोई भी बीमारी के बारे में, कैसे बीमारी को रोका जाए। और डॉक्टर जो है मेडिकल साइंस में वो उसका इलाज करता है, ताकि पब्लिक हेल्थ में अगर अवेयरनेस कर लें तो बीमारी आएगी भी नहीं और डॉक्टर तक पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस संदर्भ में आप क्या समझते हैं कि अभी तक पब्लिक हेल्थ के मामले में राजस्थान में या हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में क्या स्थिति है? क्या सरकारें उतना खर्च कर रही हैं, उतनी अवेयरनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं जितनी की ज़रूरत है? नहीं कर रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रही है। मेरे लिए पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का और जनरल पब्लिक का। 2007 तक तो हिंदुस्तान में कोई पब्लिक हेल्थ स्कूल थी नहीं। कलकत्ता में ऑल इंडिया स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन थी, वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए थी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया हम आए 2008 में राजस्थान में। पिलानी में स्टार्ट हुई थी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बिट्स में, लेकिन वो 2 साल में बंद हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कारण क्या है कि पब्लिक हेल्थ इंडिया में इतनी पुअर थी और कोई उसके लिए बजट था नहीं। हमारे पास में जो देश हैं, थाईलैंड, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ थी, तो हमने तो कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं। और अब ये हो रहा है कि लोगों को समझ में आ रहा है पब्लिक हेल्थ क्या है। कोविड ने बहुत ज़्यादा सिखाया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्टमेंट होता तो आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये हालत नहीं होती इम्यूनाइजेशन की, हाइजीन की, मलेरिया, लेप्रेसी। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, जो हमारे हिंदुस्तान में है नहीं। राजस्थान में है पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री, लेकिन हर कोई उसको वाटर और पोल्यूशन से जोड़ देता है और काम कुछ नहीं होता। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें कोई पब्लिक हेल्थ का काम नहीं करते हैं, इंजीनियरिंग ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, इसका क्या कारण हो सकता है कि पब्लिक हेल्थ से ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने में ज़्यादा डॉक्टर्स? वैसे भी हम जानते हैं कि देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, उस फ्रंट पे भी हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर्स हैं उनकी डोमिनेंस की वजह से नहीं हो पा रहा, या सरकारें समझ ही नहीं पा रही कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि पोस्ट डिजीज़ केयर? शायद हमारे कल्चर में ये है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक हम बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो जाए या इमरजेंसी नहीं हो जाए। ये आई थिंक हम इंडियंस में सब में ये है, और डॉक्टर्स की गलती नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जब यहाँ ट्रेनिंग होती है, एक जो सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, डेंटिस्ट भी होता है, बहुत कम ध्यान देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इतना पैसा खर्चते हैं, इनकम भी नहीं होगी। और तो बहुत रीजंस हैं, बहुत कारण है कि पब्लिक हेल्थ पे कभी फोकस किया ही नहीं। इसलिए हम जो गंदगी देखते हैं, हाइजीन की इश्यूज़ देखते हैं, वो इसलिए ये सब पब्लिक हेल्थ घर से ही स्टार्ट होती है। हमारे तो डेफिनेटली काफ़ी कल्चर में है कि साफ़ कर लेंगे घर, बाहर कूड़ा कचरा फेंक देंगे एक्चुअल में। तो आई थिंक पब्लिक हेल्थ वहीं से होती है। काफ़ी जगह गाँवों में हमारे पता ही नहीं है कि पानी क्लीन कैसे होता है, क्लीन वाटर क्या होता है एक्चुअल में, उन्होंने देखा ही नहीं है। तो आई थिंक ये स्कूल एजुकेशन से शुरू होती है, और पब्लिक हेल्थ कोर्स प्राइमरी स्कूल से शुरू हो जाना चाहिए, और घर में तो होना ही है।
आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है उसमें आपने अलग अलग देशों में देखा होगा कि पब्लिक हेल्थ के बारे में वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे, जैसे तो आप तो अफ्रीका जैसे देशों में भी काम कर रहे हैं जहाँ इतने साधन, जितनी उन्नति नहीं हुई है जितनी भारत में हो गई है, तो वहाँ इसको किस तरह से लिया जा रहा है? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे HIV एड्स है, युगांडा और थाईलैंड ने बहुत अच्छा काम किया था, वहाँ की स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ बहुत अच्छी है। स्टैनफोर्ड में तो मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं, हार्वर्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था और अभी भी है। युगांडा में जो स्कूल है पब्लिक हेल्थ, वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, हार्वर्ड की टक्कर की है। और थाईलैंड में भी है, माइडोल है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत बहुत अच्छी है। और बेल्जियम में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये हुआ है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। और अगर आप US में देखो तो ज़्यादातर हर इन्फेक्शस डिजीज़ डॉक्टर MD MPH करता है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ तो कॉमन है। और उसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं है, डेंटिस्ट्री नहीं है। सोशल साइंस वाले जा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले जा सकते हैं, मैनेजमेंट वाले जा सकते हैं, कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत ज़रूरत है। हमने देखा था कोविड में वेंटिलेटर्स, सप्लाई चेन, दवाएँ, ये सब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में आती है, आप कैसे हॉस्पिटल को मैनेज करें। तो आई थिंक हम बहुत बहुत पीछे हैं। लेकिन कोविड ने हमें बहुत सिखाया है, कोविड ने हमें पब्लिक हेल्थ समझाया है, पब्लिक हेल्थ को रिस्पेक्ट दिया है। और आई थिंक हर डाइनिंग टेबल पे शाम को यही बात होती थी कि दुनिया में कितने मरीज मर गए हैं कोविड से, कितने इन्फेक्टेड है, ये सब पब्लिक हेल्थ है। तो एक और बात उठती है डॉक्टर साहब कि जब हम पब्लिक हेल्थ वाले इशू पे अभी और नई जैसे हम ऐसा मान रहे हैं कि कोविड जैसी चीज़ चली गई, लेकिन दो बहुत बड़ी दुनिया के सामने चुनौतियां हमें देख रही हैं। एक तो खास तौर से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक आर्थिक डिस्ट्रेस की वजह से बहुत सारा माइग्रेशन। ये पब्लिक हेल्थ के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ा कर सकते हैं? और क्या कोविड के बाद दुनिया ने सीख लिया है, भारत ने, खासतौर से राजस्थान ने, कि हम उन चीज़ों से बचने के लिए अपने पास इंफॉर्मेशन के फ्लो का और साधनों का एक कोई गठजोड़ रखें जिससे कि ऐसी समस्या से हम फ्यूचर में निपट पाएँ? मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन कोविड अभी तक गया नहीं है मेरे हिसाब से। कोविड यहीं पे है, बस ये है कि हम लॉन्ग हॉल कोविड बहुत हो रहा है, काफ़ी पेशेंट्स मर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट से, काफ़ी दूसरी साइड इफ़ेक्ट्स हो रही है। क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली इज़ पार्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। और ये जो पूरे साल बारिश आती है, हमारे US में अभी इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, जहाँ मैं रहता हूँ बॉस्टन में -65 था 2 हफ्ते पहले। दिसंबर तक तो स्नो पड़ा ही नहीं हमारे यहाँ पर, जो काफ़ी ब्लिजर्ड्स आ जाती है दिसंबर तक। तो ये क्लाइमेट वेरिएशन चेंजेस, उससे इतनी बीमारियाँ आ रही है, बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें हम सबको काम करना है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शायद स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एनवायरनमेंट साइंस बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइमेट पे तो हमें फोकस करना ही पड़ेगा। आज नहीं किया तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको बहुत बहुत तकलीफ होने वाली है। और फाइनेंशियल हेल्थ फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा एरिया है पब्लिक हेल्थ में। वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि जब एड्स में बहुत ज़्यादा काम किया था कि हर स्कूल में, ज़्यादातर अफ्रीका में, स्पेशली सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में, एक टीचर के बैकअप के लिए 2-2 टीचर रहते हैं, कभी भी डेथ हो सकती है टीचर की। तो वर्ल्ड बैंक ने सोचा अगर इतने कैजुअलिटीज हो जाएगी, इतने लोग मर जाएंगे, तो हमको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत काम किया पब्लिक हेल्थ में। फर्स्ट मुझे याद है फंडिंग आई थी इंडिया को सॉफ्ट लोन $81 मिलियन की एक्चुअली 1992 में। तो उस टाइम जो सलीम हबा है वर्ल्ड बैंक के ये एड्स के इंचार्ज थे साउथ ईस्ट एशिया, उनके साथ हमने बहुत काम किया था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में। तो हेल्थ फाइनेंसिंग तो बहुत बड़ी है और एक बहुत बड़ा इंसान का स्ट्रेस है। अब कोविड के बाद आप देखिए हर चीज़ महंगी हो गई है, इट्स अ मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गई है कोविड के बाद। तो आई थिंक फाइनेंशियली अगर सरकार और वर्ल्ड की हर सरकार गवर्नमेंट अगर ये हेल्थ फ्री कर दे और एजुकेशन फ्री कर दे, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी हेल्दी वर्ल्ड एक्चुअली। एंड आई थिंक ह्यूमन राइट्स है, एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ अ ह्यूमन राइट एक्चुअली। बिल्कुल, हमारे संविधान में भी इस बात की गारंटी दी जाती है। इसी से संबंधित सवाल, राजस्थान में एक टकराव चल रहा है डॉक्टर्स के बीच और सरकार के बीच, जहाँ पे कि वो राइट टू हेल्थ बिल लेके आए हैं और उसके बारे में जो अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वो एक विरोध में और प्रोटेस्ट में चले गए। तो आप इस जो राइट टू हेल्थ जैसे कॉन्सेप्ट को कैसा समझते हैं? कहीं दुनिया में इस तरह की चीज़ हो रही है और उसका पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होगा कि अगर राइट टू हेल्थ है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत काम आएगी, प्रिवेंशन के लोग जाएंगे, चेकअप के लिए लोग जाएंगे, प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के पास, GP के पास जाएंगे, तो बीमारियाँ कम होगी। नहीं तो हम लास्ट मिनट तक वेट करते हैं,
डॉक्टर का भी प्रेशर बहुत पड़ता है, फैमिली पे पड़ता है, फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होती है। तो ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट, डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ को साथ आके ये डिस्कशन करना पड़ेगा। डॉक्टर्स राइट इसलिए हैं कि उनकी भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि मरीज़ जब बहुत बीमार हो जाता है वहाँ पर पहुँचता है एक्चुअल में। और अगर पब्लिक हेल्थ और मेडिकल डॉक्टर्स और गवर्नमेंट साथ काम करेगी, ब्यूरोक्रेट्स, तो सॉल्यूशन आएगा। ये बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि हमारे लिए बहुत नई चीज़ है हिंदुस्तान में ये, लेकिन ये पॉसिबल है। दूसरी कंट्रीज़ ने किया है, प्रूव किया है। यूएस की भी हेल्थ इंश्योरेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है, अगर कोई मरीज़ बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। बाद में शायद कलेक्शन एजेंसी आएगी, लड़ाई होगी, लेकिन राइट टू हेल्थ कोई मना नहीं कर सकता। राइट टू एजुकेशन कोई मना नहीं कर सकता। तो आई थिंक हेल्थ इज समथिंग, देयर शुड बी नो बॉर्डर्स। एजुकेशन, देयर शुड बी नो बॉर्डर्स। एक सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब कि आप राजस्थान में इतना काम कर रहे हैं, तो इन अलग अलग संस्थाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं, उससे कितनी देर तक क्या परिणाम आने की संभावना है? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में हम MPH मास्टर पब्लिक हेल्थ चला रहे हैं, PhD चला रहे हैं। PhD में तो आई थिंक सारे हिंदुस्तान में हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल किए लास्ट ईयर। कारण ये है कि हमने करीबन 40-50 वेबिनार किए, वर्ल्ड के करीबन 112 लोगों को हम लेके आए प्लेटफॉर्म पे, जो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और JSPH ने साथ किया था। बैचलर ऑफ साइंस भी कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ में। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में हम 9 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ पर MPH पे फोकस है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। और वहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ भी हम फोकस करना चाहते हैं इस्लामिक पब्लिक हेल्थ के ऊपर। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म की है, तो जर्नलिज्म तो एक बेस है पब्लिक हेल्थ का, या पब्लिक हेल्थ बेस है जर्नलिज्म का, क्योंकि आप जर्नलिस्ट ही पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा करते हैं। जो इलिटरेट लोग हैं, गाँव में पढ़े हुए नहीं हैं, आप ही जब अखबार में देते हैं या आप TV पे आते हैं, आप जब बताते हैं उनको ये बीमारी है, आज कोविड में इतने लोग मारे गए, कोविड इससे आप बचाव हो सकता है, जब सरकार अनाउंस करती है कोविड के लिए मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना, वो आपके द्वारा ही जाता है। अगर आप नहीं होते तो पब्लिक हेल्थ का कोई रीज़न ही नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि जर्नलिज्म में और हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में आपके साथ जुड़ के काम करें, हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में, और जर्नलिस्ट के साथ हैंड टू ग्लव काम करें और राइट इन्फॉर्मेशन दें उनको कि पब्लिक हेल्थ क्या है। और JSPH का मकसद एक ही है कि हम सबके साथ काम करेंगे, और हर यूनिवर्सिटी के साथ हमें कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडिया में बहुत सारी पब्लिक हेल्थ स्कूल्स हो, और मेरा तो यही मिशन है कि मतलब हर कोने कोने में, हर नुक्कड़ पे पब्लिक हेल्थ स्कूल्स खुले, एक मंडी लग जाए पूरे हिंदुस्तान में। एंड तो मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर अनिल पुरोहित से एक सीखने को मिला कि पहली बात तो स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी है, वो उसकी गारंटी देनी ही होगी। तो इस तरफ अगर राजस्थान ने कदम उठाया, अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक कॉशन भी बताया है कि सरकार को सभी पक्षों को अच्छी तरह सुन के और इस बात का हल निकालना चाहिए। और पब्लिक हेल्थ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए भी सामने आने वाली हैं जो डॉक्टर वाली बैकग्राउंड से नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एक अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है। और क्लाइमेट चेंज के साथ, जैसे कि वो कह रहे हैं कि कोविड अभी गया नहीं है, और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में ये परेशानियां खड़ी रह सकती हैं। उस हालत में एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है, और इस उम्मीद के साथ कि इस ग्रोइंग फील्ड के अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग हमारे युवा, हमारे पॉलिसी मेकर्स अच्छी तरह समझेंगे और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।